Hi learners, this is me Ashna. I hope you all doing very well. So welcome to UGC Net channel and आज मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन को कराऊंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और आप एक क्वेश्चन से आप 5 से 6 जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाएंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड सो आज मैं आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगी जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से लेकर के न्यूट्रिशन के भी क्वेश्चंस इसमें हैं, आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन इसमें हैं, साथ ही साथ जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर के इन सब के क्वेश्चंस इसमें हैं और इसका मैंने विद डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, जो मैं आपको समझाऊंगी। So let's start with the very first question, that is the deficiency of thiamine is known as option given है आपके pellagra, beriberi, xerophthalmia and keratomalacia. So as we all know कि जो xerophthalmia and keratomalacia है ये विटामिन ए की कमी से होने वाले डिजीज हैं। इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। इसमें जो आपका बेसिकली ऑप्शन गिवन है, मैं हिंदी में भी आपको पढ़ दे रही हूँ। थायमिन की कमी कमी जानी जाती है किससे? बेसिकली पेलेग्रा रोग से, बेरी-बेरी, ज़ीरोपैथिलमिया एंड केराटोमलेशिया। सो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक डिजीज होती है जिससे बेसिकली जो स्किन है उसमें इचिंग हो जाती है या स्किन में रैसेस पड़ जाते हैं, इस तरीके का डिजीज देखने के लिए मिलता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन गिवन है आपके पेलेग्रा एंड इसको बॉक्स में पेलेग्रा हो गया, ज़ीरोपैथिलमिया एंड केरोटोमलेशिया, इन सबको डिटेल में हम समझेंगे यहाँ पे। ओके, सो एज यू कैन सी द स्क्रीन, यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ, गिव मी अ मोमेंट। ओके, so pellagra is a disease caused by a deficiency of niacin. तो बेसिकली जो पेलेग्रा रोग होता है वो नियासिन की कमी से होता है। ऑल्सो नोन एज वैटमिन B3, जिसे हम वैटमिन B3 के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपका वैटमिन B3 है, इससे रिलेटेड तो बेसिकली नेट में नहीं लेकिन सेट और जिस भी आप पीएचडी एंट्रेंस का टेस्ट देने वाले हैं उसमें ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट में डायरेक्टली नियासिन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने फिगर भी मेंशन किया हुआ है कि जो पिलाग्रा डिजीज होती है वो किस तरीके की, यानी ये छोटे छोटे, एज यू कैन सी फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक किस हाथ है, हैंड गिवन है और उसमें ये छोटे 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 जो है पैचेस हैं जो रेड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसमें आपके ऑप्शन गिवन थे बेरी बेरी डिजीज। सो इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायमिन, विटामिन B1, थायमिन यानी जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं। इट कैन इफेक्ट द नर्व, मसल्स, हार्ट एंड ब्रेन। तो इसमें जो बिल्कुल लर्न करने वाली चीजें हैं यूजीसी नेट के पर्पज से वो ये है कि जो बेरी बेरी डिजीज है वो बेसिकली नर्व्स को, मसल्स को, हार्ट को एंड ब्रेन को इफेक्ट करती है। तो मैं आपको यहाँ बॉक्स में कर दे रही हूँ कि ये किसको बेसिकली इफेक्ट करती है, नर्व्स को, मसल्स को, हार्ट को एंड ब्रेन को, जो बेरी बेरी डिजीज है। इसके टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ बेरी बेरीज, तो इसमें जो बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं जो मेन टाइप्स में आते हैं। तो इसमें आपका गिवन है द बेरी बेरी, गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो द 2 टाइप्स ऑफ बेरी बेरी आर, द 2 मेन टाइप्स ऑफ बेरी बेरी आर, फर्स्ट हमारा आता है वेट बेरी बेरी एंड दूसरा आता है हमारा ड्राई बेरी बेरी। अ डिफिशियंसी ऑफ थायमिन कॉज बोथ। वेट बेरी बेरी में बेसिकली जो इफेक्ट होता है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। तो जो वेट बेरी बेरी है उसमें हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसमें बेसिकली जो है हार्ट रेट जो है वो फास्ट हो जाती है और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आपको होती है। इसमें जो लेग है उसमें स्वेलिंग देखने के लिए मिलती है।
तो इस तरीके का जो लक्षण है वो भी हमें सीक्वेंस में पूछता है जो विथ वेरी वेरी डिजीज है। तो इसमें लर्न करने वाली चीजें और याद रखने वाली चीजें ये हैं कि फर्स्ट तो जो वेरी वेरी है वो टू टाइप्स की होती है, जिसमें हमारा मेन वेरी वेरी में मेन टू टाइप्स की होती है, जिसमें वेट वेरी वेरी एंड ड्राई वेरी वेरी होता है। वेट वेरी वेरी में जो इफेक्ट करता है बेसिकली वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट की प्रॉब्लम है उसको इफेक्ट करता है, जिसमें हार्ट रेट फास्ट हो जाना, लेग में स्वेलिंग आना, इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिलती है। ड्राई वेरी वेरी अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, बेसिकली ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। यदि पूछा जाता है वेरी 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 किन किन बेसिकली ये चीजों को अफेक्ट करता है, तो उसमें हमारा नर्व्स, मसल, हार्ट एंड ब्रेन आ जाएगा। लेकिन यदि वो स्पेसिफाई कर दे रहा है, क्वेश्चन में यदि स्पेसिफाई कर दे रहा है कि वेट वेरी वेरी से कौन सी डिजीज होती है एंड ड्राई वेरी वेरी से कौन सी डिजीज होती है, तो वहां हमें ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं कि जो वेट वेरी वेरी है वो बेसिकली हार्ट को इफेक्ट करता है यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, जिसमें हार्ट रेट फास्ट हो जाती है और लेग स्वेलिंग होने। और ड्राई वेरी वेरी बेसिकली नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। इसके अलावा होता है इन्फेंटाइल बेरीबेरी, ऑकर इन इन्फेंट हु आर ब्रेस्ट फीड बाय द मदर हु हैज थायमिन डिफिशियंसी। ये ऐसी डिजीज है, इसमें जो मदर होती है वो थायमिन डिफिशियंसी से ग्रसित होती है, तो उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे में ये डिजीज देखने के लिए मिलती है। तो उससे जो कॉजेज होते हैं यानी उससे जो बेसिकली इन्फेंट में प्रॉब्लम होती है वो ये होता है कि सडन हार्ट फेलियर, लॉस ऑफ वॉइस, वॉइस का चले जाना, या फिर लैक ऑफ सर्टन रिफ्लेक्शन यानी जो इनिशियल एज में जो बच्चे के अंदर रिफ्लेक्शंस आते हैं वो देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, यानी इसमें यदि आपका इन्फेंटाइल वेरी वेरी पूछ देता है स्पेशली, तो हम वहां पे करेंगे कि हार्ट फेलियर यानी सडन हार्ट फेलियर का डर होता है, आवाज का चला जाना, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन, जो सडन रिफ्लेक्शंस होते हैं जिन्हें हम मोरो करते हैं, बबलिंग होती है, इस तरीके की 6 मंथ के अंदर जो रिफ्लेक्शंस पूरे क्रिएट होते हैं उनमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट इसके साथ एक और होता है जो हमारा है वर्निस कोर्सफूस सिंड्रोम। ये एक प्रकार का सिंड्रोम है जो बेसिकली विटामिन B1 थायमिन की वजह से होता है, और टाइप ऑफ ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय थायमिन डिफिशियंसी। ये बेसिकली ब्रेन को डैमेज करता है, ब्रेन पे इफेक्ट करता है ये सिंड्रोम। Can damage the thalamus and hypothalamus which are part of the brain that monitor various function। यानी जो ये कॉर्निक कोर्सफोस सिंड्रोम है ये बेसिकली थैलमस, जो ब्रेन में थैलमस है, एंड हाइपोथैलमस जो ब्रेन का पार्ट है उसको जो मॉनिटर करता है वेरियस फंक्शन को, उसको डैमेज करने में ये अपनी भूमिका निभाता है। इस तरीके का जो सिंड्रोम है। सो इसमें याद रखने वाली चीजें ये हैं कि यदि बेरी बेरी डिजीज पूछता है तो हम याद रखेंगे कि नर्वस सिस्टम, मसल्स, ब्रेन, हार्ट एंड ब्रेन को इफेक्ट करता है। पर्टिकुलर यदि आइडेंटिफाई करता है कि वेट वेरी वेरी से क्या होता है, तो उसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, वेरी वेरी जो है नर्व को इफेक्ट करता है, और इन्फेटाइल वेरी वेरी में बेसिकली जो इन्फेंट है उसके अंदर लैक ऑफ वॉइस हो जाती है, लैक ऑफ सर्टन रिफ्लेक्शंस हो जाते हैं, सडन हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। और यदि वर्निक्स कोर्स को सिंड्रोम हो जाता है तो इसमें बेसिकली ब्रेन डैमेज होने का डर होता है, जो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस की मॉनिटरिंग जो भी फंक्शन है वो इसको इफेक्ट कर देता है, यानी विटामिन B1 जो थायमिन है वो ब्रेन पे भी डैमेज कर देता है। नेक्स्ट आगे आपका गिवन था जीरोपैथेल्मिया is a system is a serious eye condition that cause dry eye and can lead to blindness. It's caused by a deficiency is the thiamine A. As you know, इससे पहले जब मैं ऑप्शन सॉल्व करा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो जेरोपैथेल्मिया है और जो नाइट ब्लाइंडनेस या केरेटोमलेशिया, ये बेसिकली आई से रिलेटेड डिजीज है जो विटामिन B1 के कमी से होता है। सो इसमें जो बेसिकली जो आईज है वो ड्राई हो जाती है, यानी इसमें जो आईज है वो उसकी कंडीशन ड्राई हो जाती है, विच कैन ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ विटामिन ए और कांट कांट यूज इट प्रॉपरली। इसमें तब होता है जब या तो बॉडी इनफ विटामिन ए नहीं ले पाती है या फिर वो उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती है, तब जीरोपैथेल्मिया होता है।
अब इसके अंदर जो विटामिन ए की कमी से और भी डिजीज होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट ब्लाइंडनेस, यानी इसे हम हिंदी में रतौंधी, ड्राई आईज, बिटर स्पॉट्स, कॉर्नियल जेरोसिस, कार्नियल अल्सरेशंस एंड केराटोमेलेसिया। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ द विटामिन ए डिजीज। सो हम वन बाय वन एक एक क्लियर करते चलेंगे। जो नाइट ब्लाइंडनेस है, द अर्लियर साइन ऑफ जीरोपैथेलेमिया वेयर अ पर्सन कांट सी इन डीम लाइट। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसमें बेसिकली ज़ीरोपैथेलेमिया का फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें जो भी व्यक्ति है उसको हो जाने पे वो डीम लाइट में, विच मीन्स इवनिंग के समय में, वो उन्हें जो है अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट, ड्राई आईज, द आउटर लेयर ऑफ द आईज और कंजवाइटा बिकम ड्राई, डल, थिक एंड रिंकल्ड, और साथ ही साथ सेंसिटिव भी हो जाती है, यानी जो आई का लेयर है, आउटर लेयर है, वो बेसिकली डल हो जाती है, मोटी हो जाती है और इनसेंसिटिव हो जाती है, उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, यानी झुर्रियां उसमें दिखाई देती हैं ड्राई आईज में। बिटॉर स्पॉट्स, थर्ड इसमें गिवन है बिटॉर स्पॉट्स। ये बेसिकली फॉर्म पैचेस दैट अपीयर ऑन द कंजुक्टा यूजली इन बोथ आईज, यानी दोनों आईज में जो है व्हाइट पैचेस देखने के लिए मिलते हैं। कॉर्नियल जेरोसिस, कॉर्नियल जेरोसिस, द कॉर्निया बिकम ड्राई एंड डल। जब कॉर्नियल जेरोसिस होता है तो इसमें जो कॉर्निया है वो ड्राई हो जाती है और डल हो जाती है। नेक्स्ट वन इज कॉर्नियल अल्सरेशन, अल्सरेशन डेवलप ऑन द कॉर्निया, यानी जो भी कॉर्निया है उसके ऊपर अल्सरेशन का डेवलपमेंट होने लगता है। लास्ट लास्ट हमारा आता है केराटोमेलेशिया, द कॉर्निया सॉफ्टन एंड मेनी इवेंचुअली परफॉर्म द आई बॉल, यानी ये बिल्कुल लास्ट स्टेज हो जाता है जिसमें कॉर्निया बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है एंड इवेंचुअली परफॉर्म द आई बॉल्स उसमें क्रिएट हो जाते हैं, और ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है विटामिन ई का। यहाँ मैंने शायद आपको समझाने में थोड़ा वो किया है, ध्यान नहीं दिया है, ये है बेसिकली कंजक्टिवा, यानी ये कंजक्टिवा जो होता है वो बेसिकली जो होता है, इसमें यूजुअली इन अ बोथ आई में इसमें पैचेस दिखाई देने लगते हैं, और अपीयरेंस यानी जो छोटे छोटे पैचेस, विच मीन्स यहाँ पे मैंने फिगर भी मेंशन किया हुआ है एज यू कैन सी, यानी ये जो छोटे छोटे पैचेस यू कैन सी, ये पैचेस हैं इस तरीके के बन जाते हैं। यहाँ पे भी ये छोटा दिख रहा है, इस तरीके के छोटे छोटे पैचेस जो है दिखाई देने लगते हैं, और जो बेसिकली जो जीरो पैथेलमिया होता है, इस तरीके से पूरी जो आईज होती है वो रेड हो जाती है, एज यू कैन सी आईज पूरी तरीके से रेड हो गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RRA स्टैंड फॉर रैपिड रूरल एक्टिविटी, रूरल रेफरल अपीयरेंस, रैपिड रूरल अप्रेजल एंड रिवर्स रूरल एक्टिविटी। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द रैपिड रूरल अप्रेजल। इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली फुल फॉर्म से भी आते हैं, तो मेक श्योर करके जाएं कि जितने भी आप फुल फॉर्म लर्न कर सके उसको लर्न कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द फर्स्ट मांटेशरी स्कूल इन वेस्टर्न इंडिया इन 1920? एनी बेसेंट, गिज्जू भाई बधेका, महात्मा गांधी एंड रुक्मिणी देवी। सो ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो होगा हमारा गिज्जू भाई बधेका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India was the first country in the world to have launched a national program of family planning in the year। किस ईयर में बेसिकली जो है इंडिया ने पहली बार नेशनल प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया था? 1970, 1965, 1952 एंड 1980। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 1952। Next one is, when food is getting cooked in pressure cooker on, one can finish giving both of children fall in which class of changes, यानी classes of changes यहाँ पे पूछे हैं कि कौन कौन से classes of changes बेसिकली होते हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन गिवन है क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द क्लास 2, सॉरी क्लास 3, यानी क्लास ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। Which of the
फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम समझ लें कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन होता है जब किसी भी मैसेज को हम किसी अदर पर्सन यानी जो दूसरे पर्सन है उन्हें उन्हें तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो गया। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उसमें कई सारी बैरियर आते हैं। ऑप्शन इसमें गिवन है आपका फिजिकल डिस्टेंस, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, बैकग्राउंड। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फिजिकल डिस्टेंस, जो होता है एक्सटर्नल बैरियर में आता है। इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा ये दिस वन 5 नंबर क्वेश्चन था, जो था कि क्लासेस ऑफ चेंजेस से, इसे मैं पहले आपको समझा देती हूँ। जो बेसिकली वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए ग्रास और कैंडल ने क्लासेस ऑफ चेंजेस बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि टू कंबाइंड ऑफ 5 क्लासेस ऑफ चेंज इनटू 3 क्लासेस बिगिनिंग दिस विद द लोवेस्ट दीज आर, जिसमें आपका 3 क्लासेस आ जाते हैं। फर्स्ट है आपका चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन, इसमें आपका पहले में आ जाता है चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। सेकेंड आता है आपका चेंज इन वर्क एंड स्टोर स्पेस एंड इक्विपमेंट, यानी जो भी स्टोरेज एरिया है और आप वो काम करते हुए जो भी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं उनका जो है प्रॉपर तरीके से रख रखाव होना चाहिए। थर्ड है चेंज चेंज इन द प्रोडक्ट, यानी जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको आप अ, जो है प्रॉपर तरीके से एक जगह होना चाहिए, सो दैट हैंड और जो भी आई का मूवमेंट है वो ज्यादा ना करना पड़े और वर्क जो है इजीली फिनिश हो पाए। In a work simplification, the classes of change typically refer to the different categories of modification that can be made a process, including change in body position and motion, work arrangement and equipment, product sequence, finished product and raw material, as well as जो raw materials है वो भी आपके नियर में हो। These classification are often distributed of Mundell on work simplification, यानी जो मुंडेल का वर्क सिंप्लीफिकेशन है उसमें इन्होंने बताए थे। इसमें कुछ की पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं। की पॉइंट अबाउट क्लास ऑफ चेंज इन वर्क सिंप्लीफिकेशन के क्या क्या होना चाहिए। पहला होना चाहिए आपका बॉडी पोजीशंस एंड मोशन। सेकेंड है वर्क अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्शन का जो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, एंड फिनिश प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें हम किस प्रकार से अरेंज करें। सो एक एक को हम डिकोड करते हुए चलेंगे। दिस क्लास फोकस ऑन ऑप्टिमाइज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द वर्कर लाइक एडजस्टिंग पोस्चर और मिनिमाइजिंग अननेसेसरी मोशन, यानी जब भी हम बॉडी पोजीशन एंड मोशन की बात करते हैं तो ये जो क्लास है ये बेसिकली ऑप्टिमाइज करता है, जो फिजिकल मूवमेंट है वो कम से कम हो जो कार्य करता है, और जो पोस्चर है वो जो पोस्चर है और जो अननेसेसरी मूवमेंट है उनको कम किया जा सके। नेक्स्ट गिवन है वर्क अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट। दिस क्लास इन्वॉल्व चेंजिंग द लेआउट ऑफ द वर्क स्पेस और यूजिंग डिफरेंट टूल एंड इक्विपमेंट टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। इसमें जितने नेसेसरी और डिफरेंट अलग अलग प्रकार के टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें यूज करके कैसे वर्क को और सिंप्लीफाई तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्शन सीक्वेंस। प्रोडक्शन के क्या सीक्वेंस होने चाहिए। मॉडिफाइंग द ऑर्डर इन द विच टास्क आर परफॉर्म्ड विद इन द प्रोसेस, यानी उसके प्रोसेस क्या होने चाहिए जो भी प्रोडक्ट के सीक्वेंस है। नेक्स्ट वन इज फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी मेकिंग मेकिंग अल्टरेशन टू द फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है पोटेंशियली सिंप्लीफाई इट्स डिजाइन और रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर सिंप्लिसिटी हो और उसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आ जाता है चेंज टू द रॉ मटेरियल्स used in the production process aim to reduce waste of और improve quality, which means जो क्वालिटी है उनको improve करे रॉ मटेरियल्स के, और उन्हें जो भी वेस्टेज है उन्हें रिड्यूस किया जाए जो रॉ मटेरियल्स में आया। ये बेसिकली जो मुंडेल ने क्लासेस ऑफ चेंजेस दिए थे उनको मैंने समझाया है।
फिफ्थ जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है जिसमें एक्सटर्नल बैरियर यानी जो कम्युनिकेशन आपके थे उसमें एक्सटर्नल इंटरनल बैरियर थे, उसको हम यहाँ समझेंगे। पहले हम समझेंगे इंटरनल बैरियर कौन कौन से हैं जो इंटरनल बैरियर आते हैं। तो कम्युनिकेशन आर विद इन द सेंडर और रिसीवर, जो भी इंटरनल बैरियर होते हैं वो बेसिकली सेंडर और रिसीवर के बीच में होते हैं, यानी ये आपके सेंडर है और यहाँ पे जो मैसेज आपका रिसीव हो रहा है और साथ ही साथ डिकोड भी हो रहा है, और यहाँ मैसेज बेसिकली सोर्स को इकट्ठा करके चैनल के माध्यम से, ये आपका चैनल होता है, कोई भी मीडिएटर होता है जिसके माध्यम से मैसेज यहाँ तक पहुंचता है और यहाँ पे रिसीवर के द्वारा डिकोड किया जाता है। सो ये जो मैसेज से लेकर के यानी जो सेंडर टू रिसीवर तक का कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का नॉइज या किसी भी प्रकार का वेरियर आता है तो वो हमारा इंटरनल वेरियर में आ जाता है। सेकेंड आपका है एक्सटर्नल बैरियर आर आउटसाइड ऑफ देम, यानी जो ये बैरियर होता है ये आउटसाइड बैरियर होता है। इंटरनल बैरियर में भी आपके तकरीबन 3 बैरियर आ जाते हैं जो है सिम्बियोटिक बैरियर, इमोशनल बैरियर एंड प्रोसीजरल बैरियर। सो एक एक को हम डिकोड करेंगे। सिमेंटिक बैरियर जो होती है वो बेसिकली लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है, यानी हो सकता है जो भी आपने मैसेज पहुंचाए हैं रिसीवर तक उनके और आपके बीच में लैंग्वेज का बैरियर हो तो वो इंटरनल बैरियर में आ जाता है। बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, यानी सेंडर एंड रिसीवर के बीच में यदि लैंग्वेज का डिफरेंस है, यानी लैंग्वेज नहीं आपकी मैसेज यानी जो सेंडर है उसके द्वारा मैसेज जो रिसीवर के पास भेजा गया है उसमें जो बैरियर है यानी जो लैंग्वेज का बैरियर है वो यदि रिसीवर नहीं समझ पाता है तो ये हमारा सेमियोटिक बैरियर में आता है। इमोशनल बैरियर, इमोशनल रिएक्शन इमोशनल रिएक्शन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, हो सके जिस इमोशन से सेंडर ने मैसेज को बनाया है और जिस चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचाया है वो उतना इफेक्टफुली उसको डिकोड ना करे, उतना इफेक्टफुली उसको ग्रहण ना करे। प्रोसीजरल बैरियर, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ कल्चरल डिफरेंस, यदि कल्चरल डिफरेंस है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है विच मीन्स वो किसी मैसेज को लेकर के वो पहले से ही कोई अवधारणा बना लिए हैं, जो रिसीवर है जिसके पास मैसेज जाएगा तो वो यानी वो जो है प्रोसीजरल बैरियर के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि यदि हो सकता है कि जो रिसीवर है उसके पास कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो जिनको वो माइंड में रखते हुए उस मैसेज को डिकोड करे, तो इस तरीके के जो मैसेज होते हैं वो इंटरनल बैरियर में आ जाते हैं। नेक्स्ट यानी सेकंड जो आपका था वो था हमारा एक्सटर्नल बैरियर। एक्सटर्नल बैरियर में बेसिकली हमारा फिजिकल बैरियर यानी डिस्टेंस यदि अधिक है तो, टेक्निकल इश्यूज कोई है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कोई है। सो एक एक को हम डिकोड करेंगे। फिजिकल बैरियर विच मीन्स द द हिडन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नो एड फॉल्टी इक्विपमेंट एंड क्लोज डोर, इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं जो भी हमने चैनल का यूज किया है, हो सके उसमें किसी भी प्रकार का उसमें रुकावट आ जाए या किसी भी प्रकार के नॉइस क्रिएट हो सकते हैं, वो फिजिकल बैरियर में आते हैं। इशू टेक्निकल बैरियर, इश्यूज विद द टेक्नोलॉजी यूज फॉर कम्युनिकेशन, जिस भी टेक्नोलॉजी से हमने मैसेज को भेजा है, हो सके रिसीवर उसे बेहतर तरीके से नहीं यूज कर पा रहा है तो उससे भी टेक्निकल बैरियर आ जाते हैं जो एक्सटर्नल बैरियर में आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी इस तरीके के बैरियर यानी एक्सटर्नल बैरियर में आ जाता है। कुछ अदर बैरियर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कल्चरल बैरियर यानी डिफरेंस इन द कम्युनिकेशन स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, हो सके कम्युनिकेशन की स्टाइल रिसीवर की अलग हो, सेंडर की अलग हो, उनके बॉडी लैंग्वेज अलग हो। इंटरप्रिटेशंस ऑफ मैसेज, यानी जो उसकी व्याख्या करने की तरीका है वो हो सके कल्चर वाइज डिफरेंस हो हो आपने ये कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपने जो वर्ड्स आप बोलते हैं हो सके किसी अदर कल्चर में उस वर्ड्स का जो है गलत मीनिंग हो या फिर उस वर्ड्स को वहां पे लोग उतने अ, सटीकता से नहीं ले रहे हो। तो इस तरीके की भी चीजें होती हैं, यानी जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर कम्युनिकेशन स्टाइल है उसमें भी आपके वेरियर देखने के लिए मिलते हैं जो अदर वेरियर में आ जाते हैं। और साथ ही साथ लैंग्वेज वेरियर, यदि किसी को केवल मराठी आती है और आप उससे जो है
हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे या फिर उससे अदर किसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, तो वो जो मैसेज होगा वो उतना इफेक्टफुल नहीं होगा। तो ये मैसेज भी आपके जो है अदर बैरियर में आ जाते हैं। साथ ही साथ मैंने और भी इसमें एग्जांपल इंक्लूड किए हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनल बैरियर में एज यू कैन सी फटीग भी हो सकता है, कोई पुअर लिसनिंग स्किल भी हो सकता है, हो सके आपने कुछ और कहा है, किसी अदर टोन में कहा है और उसका जो है लिसनिंग यानी जो सुनने का तरीका है कुछ और रहा हो, तो इसमें भी आपके इंटरनल बैरियर आ जाते हैं। लैक ऑफ एम्पैथी हो सकती है, साथ ही साथ फियर ऑफ स्पीकिंग अप, बोलने में किसी भी प्रकार का फियर हो, लैक ऑफ क्लैरिटी यानी जो भी मैसेज आप पहुंचा रहे हैं अपने रिसीवर तक उसमें क्लैरिटी ना हो, या लैक ऑफ एम्पावरमेंट हो, इस वजह से भी जो है इंटरनल बैरियर में आ जाता है। साथ ही साथ हमारा एक्सटर्नल बैरियर है, जिसमें डिस्टेंस एंड लोकेशन। कोई भी मैसेज आप इंस्टेंट हो सके आप अपने रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं और वो इंस्टेंट ना पहुंचे, यदि डिस्टेंस हो, विच मीन्स आप इंडिया में हैं और आपका कोई जहाँ आपको मैसेज पहुंचाना है वो फॉरेन में हो, उनके पास जो है डिस्टेंस काफी है, डिस्टेंस के साथ साथ टाइम का भी वहाँ पे इफेक्ट होता है। आपके यहाँ दिन है तो वहाँ पे हो सके कि उनके यहाँ जो टाइम है वो अलग हो। सो ये डिस्टेंस एंड लोकेशन में आ जाता है। टेक्नोलॉजी इशू, जिसको भी आप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, आपने मास मीडिया में मैसेज को पहुंचाना है और आपने किसी रिटन मटेरियल में आपने पहुंचा दिया, और मास मीडिया में हो सकता है कि आपके जो लिसनर हो यानी जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे रिसीवर हैं, वो इलिटरेट भी हो सकते हैं, तो वो उस तरीके से मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएंगे, जिससे मैसेज जो है इम्पैक्टफुल नहीं होगा। सो टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं आपके। एक्सटर्नल कोई नॉइज है वो भी आपकी आ सकती है, टाइम कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर यानी धन से रिलेटेड भी फैक्टर्स आ सकते हैं, एंड फिजिकल डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है, यानी फिजिकल लेवल पे भी चीजें अलग हो सकती हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फिजिकल डिस्टेंस, यानी भौतिक विचालक। यानी भौतिक विचालक जो होगा ये हमारा एक्सटर्नल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज इन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ प्रॉब्लम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, विच मीन्स जो भी शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, यानी जब भी हम इंक्वायरी ट्रेनिंग होती है उसमें किसके द्वारा, टीचर स्टूडेंट यानी बोथ टीचर स्टूडेंट दोनों के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा। सो जो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा शिक्षक यानी टीचर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिलीव दैट अ पर्सन होल्ड अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है, क्या रखता है, वैल्यू, गोल, स्टैंडर्ड एंड एथिक्स, विच मीन्स मूल्य, लक्ष्य, मानक एंड आचार नीति। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द वैल्यू, यानी मूल्य, मूल्य को बेसिकली जो है रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a career in therapeutic nutrition and food preservation is related to following specialization में किसमें किया जाता है, यानी उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में कैरियर निम्नलिखित विशेषता से संबंध है, किससे, ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्सटाइल साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन। सो ये बेसिकली जो आपको रिलेट करता है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन फूड आता है वो हमारा आ जाता है फूड एंड न्यूट्रिशन में, यानी खाद्य एवं पोषण आहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the dash is received a profit of the company as well as number of shares a person process, यानी कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर डैश प्राप्त होता है, क्या, सैलरी या फिर लाभांश यानी इंटरेस्ट या पेंशन। तो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द लाभांश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंग चक्र पर एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों ओर आसन दो रंगों के उपयोग करने की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एनालोगस कलर कौन कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं, स्लीप कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं, एंड ट्रायड कलर कौन कौन से होते हैं। सो आज मैं आपको बहुत
शॉर्ट फॉर्म में ही समझाऊंगी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब होता है हमारा जो भी अपोजिट कलर है, यानी यदि ये यहाँ पे रेड है तो उसके अपोजिट जो कलर होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। डबल कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट कलर साथ ही साथ यहाँ पे जो कलर है और यहाँ पे जो कलर है वो इस तरीके से कलर को लिया जाता है, यानी दोनों साइड जो है एक्स बनता है। ये हमारी डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर होती है। स्लिप कॉम्प्लीमेंट्री में जो इस तरीके का स्लिप कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, विच मीन्स यदि एक सिंगल कलर हमने यहाँ से लिया तो ये कलर हम यहाँ से लेंगे और ये कलर यहाँ से लेंगे, यानी इसके जस्ट सामने का जो कलर होता है इन्हें हम छोड़ देते हैं। ये स्लिप कॉम्प्लीमेंट्री कलर में आ जाते हैं। ट्रायड कॉम्प्लीमेंट्री कलर मैंने आपको बताया ही है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द स्लिप कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वह पालन पोषण की शैली जो माता पिता द्वारा संचालित होती है और सख्त नियम और विनियम निर्धारित करने में उसे क्या कहते हैं? परमिसिवनेस, ऑथोरिटेटिवनेस एंड उपेक्षा या सत्तावादी, यानी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो इसमें बेसिकली पूछा है पेरेंटिंग स्टाइल कौन कौन सी होती है, जो जिसमें सख्त होते हैं, यानी जो नियम कानून पेरेंट्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सत्तावादी परिवार, यानी सत्तावादी जो होते हैं। अब इसमें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। अ पेरेंटिंग स्टाइल इज अ वे टू पेरेंट इंटरेक्ट विद देयर चिल्ड्रेन। इसमें बेसिकली मैंने ऐड किया हुआ है आपके 1 2 3 4 एंड 5 6 टोटल मैंने अटैच किया हुआ है। सो ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स मीन्स वो पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन एंड एम्फेसाइज रिस्पेक्ट एंड कॉम्प्लायंस, यानी इसमें जो बेसिकली पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन को ज्यादा ध्यान में रखते हैं, यानी ये सत्तावादी जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है, यानी ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स, यानी ये बिल्कुल अपने बच्चों पे जो है अपने रूल और नियम को अ, बना देते हैं, जिससे बच्चा जो है किसी अदर चीजों के बारे में नहीं सोच पाता है और सिर्फ उन्हीं की जो भी कॉम्प्लायंस बनाए गए हैं, जो भी उन्होंने कोई नियम कोई रूल बना दिया उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं ऐसे पेरेंट्स। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये बेसिकली सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल मानी गई है और इससे भी आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। पेरेंट एक्सप्लेन देयर एक्सप्लेनेशंस एंड डिसीजन एंड यूज रीजनिंग इंटरेस्टेड जस्ट रूल एंड ओके। तो इसमें जो बेसिकली होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो जो भी रूल और नियम बनाते हैं वो बेसिकली बच्चे की नीड पे ध्यान में रखते हुए बनाते हैं और अपनी सत्ता को उनके ऊपर हावी नहीं करते हैं, उनकी भी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। जस्ट रूल एंड पनिशमेंट, इसमें पनिशमेंट वगैरह कम मिलती है, यानी रूल जो भी रूल्स बनाए जाते हैं उनको बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। परमिशिव पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन नीड बट हैव फ्यू लिमिट्स, कुछ लिमिट तक वो जो है इस पे उनमें रोक टोक लगाते हैं। अनइन्वॉल्विंग पेरेंटिंग स्टाइल, ये पेरेंट्स ऐसे होते हैं, पेरेंट्स आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। परमिसिव में बेसिकली आपकी वेरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पेरेंट्स, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते पेरेंट्स। देयर चिल्ड्रेन नीड और डिजायर, उनके जरूरतों के बारे में उनके डिजायर के बारे में ऐसे पेरेंट्स जो है इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यानी वो जो है लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें कम लेते हैं। हेलीकॉप्टर, पेरेंट्स आर हाईली इन्वॉल्व एंड प्रोटेक्टिव ऑफन क्लोजली मॉनिटरिंग देयर चिल्ड्रन लाइफ, यानी उनके जीवन को बहुत क्लोजली जा करके प्रोटेक्ट करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं, यानी उनकी जांच करते रहते हैं कि हाईली इन्वॉल्व होते हैं ऐसे पेरेंट्स। Next one is attachment. Parents are physically and emotionally in the turn with their children from birth. ये बेसिकली जो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो फिजिकली एंड इमोशनली जो है अटैच होते हैं अपने बच्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है इसमें, द एबिलिटी ऑफ रिमेम्बर एंड कॉपी द बिहेवियर आर पीपल हु आर नॉट पेरेंट प्रेजेंट एट द मोमेंट। तो ये क्या हो सकता है, नकल, अनुकरण, अस्थगित नकल या फिर अस्थगित अनुकरण, यानी डिफर्ड मिमिक्री। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द नकल। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वर्टिकल लाइन इन अपीरियल डिजाइन गिव द फॉलोइंग
फॉलोइंग इफेक्ट क्या हो सकता है? व्यक्ति को मोटा छोटा दिखाई दिखाती है, व्यक्ति को पतला व लंबा दिखाती है, परिधान को मजबूत बनाती है। तो इसमें बेसिकली पूछा है जो खड़ी रेखाएं हैं, विच मीन्स जो वर्टिकल लाइंस है। पहले तो बच्चों को लाइंस में भी प्रॉब्लम होती है कि कौन किस किस प्रकार की लाइंस होती है। तो पहले आज हम समझेंगे कि जब भी ये लंबवत लाइन होती है तो ये हमारी हमेशा वर्टिकल लाइंस में आ जाती है। हॉरिजेंटल लाइन हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन हो जाती है। इसके अलावा कर्व लाइन भी होती है, तो ये हमारी कर्व लाइन इस तरीके से आ जाती है, ये कर्व लाइंस हो गई। साथ ही साथ डायगोनल लाइन भी होती है जिनसे ट्विल की बुनाई की जाती है, तो ये हमारे डायगोनल लाइंस हो जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दैट इज द सेकेंड नंबर। जो भी वर्टिकल लाइंस होती है वो डिजाइनिंग अपीरियल में वो बेसिकली दिखाती है कि व्यक्ति को पतला दिखाती है और लंबा दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्टोज में निम्नलिखित शामिल है, क्या क्या शामिल है? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोज ओनली, यानी केवल ग्लाइकोज का एक अणु होता है, या ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का एक एक अणु होता है, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज का एक एक अणु होता है, या ग्लूकोज के दो अणु होते हैं। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट की बहुत डिटेल में आपको इससे पहले जो मैंने सेशन लिया था उसमें समझाया हुआ है। सो इसमें जो बेसिकली लैक्टोज में होते हैं वो आपका आ जाएगा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के एक एक अणु होते हैं जो लैक्टोज का निर्माण करता है, यानी एक ग्लैक्टोज और एक ग्लूकोज को मिलकर के हमारा लैक्टोज का निर्माण होता है। WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल है, कौन कौन से? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एंड कार्यकारी बोर्ड, सचिवालय एंड ऑल ऑफ द एबव। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सभी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बेसिकली आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि ये 2020 के अनुसार पूछा है और हमारी न्यू आरडीए आ चुका है जो 2024 का है। सो आप चाहें तो इस ऑप्शन को ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। एज पर ICMR NIN 2020 RDA इज प्रपोर्शन फॉर हेल्दी इंडियन एडल्ट इज कितना होना चाहिए? बेसिकली ऑप्शन गिवन है 1 ग्राम किलोग्राम पर डे, 1.3 ग्राम, 0.83 ग्राम, 0.78 ग्राम। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 0.83 ग्राम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व विद्यालय बालकों में बिटर स्पॉट्स, यानी अभी अभी हमने कवर किया है बिटर स्पॉट्स बेसिकली किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है और ये बेसिकली आई डिजीज है। कितना प्रतिशत प्रसार WHO के अनुसार जन स्वास्थ्य के महत्व को संकेत करता है? 0.5, 0.05, 1.05 एंड 1.5%। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मनी एंड रियल इनकम आर इंक्लूडेड इन द फैमिली इनकम इज द फॉलोइंग मीन्स। किन किन को करके बेसिकली जो है पारिवारिक आय के रूप में शामिल किया जाता है? ऑप्शन गिवन है आपके, फर्स्ट है मनी इनकम से रियल इनकम, मनी इनकम प्लस रियल इनकम, मनी इनकम इज इक्वल टू मनी रियल इनकम एंड मनी इनकम डिवाइडेड बाय रियल इनकम। सो बेसिकली जब भी हम वास्तविक आय निकालते हैं यानी जो रियल इनकम है उसको निकालना होता है तो हम इसमें यूज करते हैं मनी इनकम प्लस रियल इनकम, यानी जो मनी इनकम है और रियल इनकम है उनको ऐड करने के बाद जो वास्तविक आय निकलता है, यानी जो रियल इनकम निकलती है, यानी जिन्हें हम हिंदी में वास्तविक आय बोलते हैं, इन्हें निकालना हो तो हम पहले धन आय को वास्तविक आय से प्लस करते हैं तो हम हमारी वास्तविक आय निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 20 नंबर, समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन गिवन है डेवलपमेंट चेंजेस, या फिर सोशल डेवलपमेंट, फंक्शनल चेंजेस, या फिर साइकोलॉजिकल चेंजेस। सो जब भी समाज की अपेक्षा के अनुसार कोई व्यवहार को ढालता है तो वो हमारा आ जाता है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीक का उदाहरण क्या है? प्रोसेस चार्ट, प्रक्रिया चार्ट, मेमो मोशन, चक्र ग्राफ, माइक्रो मोशन। तो प्रोसेस का मतलब होता है कि जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है आपको कार्य का पूरा ब्यौरा पता है, यानी स्टेप बाय स्टेप दिखाता है कि प्रोसेस आपका काम कितना हुआ है। मेमो मोशन एंड चक्र जो साइकिल ग्राफ होता है उसमें फॉर एग्जांपल आपका वर्क यहाँ पे और पूरे आपने क्या क्या परफॉर्म किए हैं और यहाँ पे आकर के वर्क आपका एंडिंग होता है। एंड माइक्रो मोशन, तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द प्रोसेस चार्ट, यानी पेन और पेपर और पेन की तकनीक को जो बेसिकली एग्जांपल होता है वो हमारा पेपर सॉरी प्रक्रिया यानी प्रोसेस चार्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आप क्वेश्चन गिवन है आपका, जूट से बना कड़ा भारी साधारण बुनाई यानी प्लेन वीविंग की बात कर रहा है, कपड़ा कौन सा कहलाता है? कैम्ब्रिक, शॉली, बर्लिप एंड बेटिस्ट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द बर्लिप, बर्लिप हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वेविंग को भी समझते हुए चलेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी वेविंग है जो यूज की जाती है। सो प्लेन वेविंग एज यू कैन सी, पहले तो हम इसमें समझने की बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, जिन बच्चे पहली बार नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि वाफ्ट विफ्ट एंड वाफ्ट बेसिकली क्या होता है, यानी ताना और बाना धागा क्या होता है। सो बेसिकली जो ये आप यहाँ पे वर्टिकल में देख रहे होंगे, ये वर्टिकल लाइन में है, ये हमारी वार्प हो जाती है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस स्टूडेंट, कुछ इसमें टेक्निकल इशू हो गया था। सो हम 20 नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो समाज में अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट चैलेंजेस, सोशल डेवलपमेंट, या फिर फंक्शनल हो गया या फिर साइकोलॉजिकल होगा। सो जो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा हमारा सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कार्य सरलीकरण के अध्ययन के लिए पेपर पेन तकनीक का उदाहरण क्या हो सकता है? प्रक्रिया चार्ट, मेमो मोशन, चक्रग्राफ एंड माइक्रो मोशन। तो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द प्रोसेस चार्ट, यानी जो पेपर पेन का एग्जाम्पल है वो हमारा बेसिकली प्रोसेस चार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जूट से बना कपड़ा भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा होता है, कौन सा? कैम्ब्रिक, सॉली, बर्लिप एंड बेसिस। तो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द बर्लिप, बर्लिप आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से आपको अच्छे समझा दे रही हूँ। ओके, सो मैं अभी जब सेशन ले रही थी तो इसमें मैंने तो पहले हम समझेंगे कि प्लेन वेविंग क्या होती है। तो प्लेन वेविंग में बेसिकली जो वार्प एंड वेफ्ट का धागा है एक दूसरे के ऊपर इंटरलेसमेंट करके वीविंग की क्रिया होती है। तो प्लेन वीविंग में बेसिकली हमारे आ जाते हैं रिब वीविंग एंड मैट वीव या बास्केट वीव बोला जाता है, और साथ ही साथ बास्केट वीविंग होती है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो कपड़े आते हैं बेसिकली जो भी फैब्रिक आते हैं वो हमारे हो जाएंगे शिफॉन, जॉर्जेट, सैंटेक्स एंड सीयर सकर। तो जो इतने कपड़े आ जाते हैं ये बेसिकली हमारे प्लेन वीविंग से की जाती हैं, जो प्लेन वीविंग से है उससे की जाती है। सेकेंड आपका उसमें गिवन था बास्केट वीविंग। बास्केट वीविंग में भी रेगुलर वीविंग्स हो जाती हैं और इनरेगुलर वीविंग्स हो जाती हैं, यानी जो भी वार्प एंड वेफ्ट का धागा है वो रेगुलरली इंटरलेसमेंट का काम करता है, लेकिन इसमें बास्केट वीविंग कुछ ऐसी भी होती है जो इनरेगुलर हो जाता है, यानी धागे जो है बार्ब के धागे और वेफ्ट के धागे में इनरेगुलरिटी देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर भी कुछ फैब्रिक्स आ जाते हैं आपके, जैसे मोंक्स क्लॉथ हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया। ये दो जो फैब्रिक है वो बेसिकली बास्केट प्लेन वीविंग के फैब्रिक होते हैं। ट्विल बुनाई, एज वी ऑल नो, ट्विल बुनाई जो है डायगोनल शेप बनाती है, यानी इस तरीके की डायगोनल शेप क्रिएट करती है, और इससे बेसिकली भारी और हैवी कपड़े की बुनाई की जाती है। और इसमें आपका जैसे आपने देखा होगा जीन्स वगैरह जो आप वेयर करते हैं उसमें जो है इसी की वीविंग इसी के द्वारा वीविंग की जाती है। तो इसमें आपके डेनिम हो जाता है, गाबर्डिन, यानी दो ये जो कपड़े हैं ये हमारे ट्विल बुनाई के अंतर्गत आ जाते हैं। साथ ही साथ हमारा है सैटिन वीविंग, सैटिन वीविंग फोर्थ नंबर आपका है सैटिन वीविंग। सैटिन वीविंग में साटिन का कपड़ा आ जाता है और सैटिन का कपड़ा आ जाता है। इसमें बेसिकली होता है कि जो भी वीविंग होती है उसमें जो धागे हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्लोट करते हैं, और इस वजह से जो कपड़ा होता है उसके अंदर शाइनिंग आ जाती है, यानी जो कपड़ा है वो चमकदार दिखता है, यानी रेशम की तरह इसमें थोड़ी सी शाइनिंग दिखाई देती है।
जैकवार्ड बुनाई, जैकवार्ड वीविंग। पहले तो ये जो जैकवार्ड वीविंग है, ये जैकवार्ड की एक लूम होती है, उस पे स्पेशली किया जाता है। तो इस तरीके की जो वीविंग है वो हम किसी भी लूम पे नहीं कर सकते, इसके लिए जैकवार्ड लूम का यूज किया जाता है। इसमें आपके जो कपड़े आ जाते हैं वो ब्रोकेड आ जाते हैं एंड दमास के कपड़े आ जाते हैं। साथ ही साथ है लिनो। लिनो वीविंग जो होती है, इससे बेसिकली थर्मल जो ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं या कर्टन्स बनाए जाते हैं। एंड सेवंथ आपका आ जाएगा पाइल फैब्रिक वीविंग। पाइल फैब्रिक वीविंग में एक अनकट पाइल्स होती है और दूसरा हमारा होता है कट पाइल्स। अनकट पाइल्स का मतलब ये होता है कि जिसमें जो लूप्स निकले होते हैं छोटे छोटे, वो उन्हें काटा नहीं जाता, यानी वो एज इट इज रहते हैं। और कट फाइल में बेसिकली जो लूप्स निकले होते हैं विविंग के दौरान, यानी जब इंटरलेसमेंट होता है तो उसमें एक लूप जो है, इसमें बेसिकली 3 धागे का प्रयोग किया जाता है, वार, विफ्ट एंड एक धागा और यूज किया जाता है जो लूपिंग का काम करता है, यानी छोटे छोटे लूप्स निकालता है। अब मैं आपको यहाँ ड्रॉ कर दे रही हूँ, इस तरीके का लूप उसमें छोटे छोटे दिखेंगे, इस तरीके के लूप्स दिखते हैं छोटे छोटे। अब ये लूप्स एज इट इज जब रह जाते हैं तो ये अनकट फाइल में का अनकट फाइल हमारा हो जाता है। और यदि इन्हीं को ऊपर से इस तरीके से कट कर दिया जाता है तो ये हमारे कट फाइल में आ जाते हैं। सो आई होप आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा कट फाइल एंड अनकट फाइल में। तो लूप्स आर पॉसिबल ऑन बोथ साइड ऑफ द फैब्रिक, यानी इसमें जो लूप्स होते हैं, जो धागे इस तरीके से निकले होते हैं, वो दोनों साइड होते हैं, दोनों साइड आपको देखने के लिए मिलेंगे। सॉफ्ट एंड रिलेवेंटली एक्सपेंसिव, बेसिकली जो है ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और दोनों तरफ आपको लूप्स इसमें दिखते हैं। कट पाइल वार्म और ऑब्जर्व, यानी जो वाटर की ऑब्जर्वेंसी है वो इसमें अच्छी हो सकती है। आप इसमें टॉवेल का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो टॉवेल होती है वो कट पाइल के द्वारा बनाई जाती है। मेनी हैव अ नैप दैट मस्ट बी मेल्ट एंड द मे बी एक्सपेंसिव एंड नीड प्रोफेशनल क्लीनिंग। सो ये बेसिकली जो पाइल होती है वो इस तरीके की लूप होती है जिनके ऊपर से ये कट कर दिया जाता है और इसमें आपकी टॉवल आ जाती है जिसमें वाटर ऑब्जर्वेंसी वगैरह अच्छी होती है। साथ ही साथ वेलवेट का भी कपड़ा होता है एंड वेलवेटीन के भी कपड़े आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, मनी इनकम कांट बी अर्नड इन द फॉलोइंग वे। किस धन आय निम्न में से अर्जित नहीं किया जा सकता? कौन सा ऐसा वे है जिसमें धन अर्जित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन गिवन है सैलरी यानी वेतन, पेंशन, किराया या सेवा, यानी जो भी सर्विसेज हैं उनके द्वारा। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सर्विसेज, यानी जो भी सेवाएं हैं इनके द्वारा, यानी सर्विसेज के द्वारा अर्न नहीं की जा सकती। कौन सी रेखाएं भावनाओं की तुलना में बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिटी को दर्शाती है? बेसिकली ऑप्शन गिवन है आपका स्ट्रेट, कर्व, तिरछी यानी डायगोनल लाइन एंड आड़ी यानी हॉरिजेंटल यानी इस तरीके की लाइन, या फिर इस डायगोनल लाइन एंड कर्व लाइन, ये आपकी कर्व लाइन हो सकती है इस तरीके से, और ये स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन इसमें पूछा है बौद्धिकता को दर्शाती है, यानी जो मानसिक बुद्धि यानी बुद्धि से रिलेटेड जो है उसको दर्शाती है। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारे वर्टिकल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होती है ये बौद्धिकता को दर्शाती है। और जो क्षैतिज लाइन होती है या फिर जिन्हें आड़ी रेखाएं बोला गया है, यानी जो हॉरिजेंटल रेखाएं होती हैं, ये बेसिकली शालीनता और शांति को दर्शाती हैं। ऑप्शन गिवन है इसमें, क्वेश्चन गिवन है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशे को साफ करना क्या कहलाता है? इससे पहले भी सेशन जब मैंने लिया था तो बताया था आपका जो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस होता है, जिसमें जो जो भी वूल है उसको जब उसकी शेयरिंग प्रक्रिया खत्म हो जाती है, शेयरिंग मीन्स होता है कि जब जो भेड़ है या कैमल है उनके उनके जब बॉडी से हेयर को निकाल लिया जाता है तो निकालने की जो प्रक्रिया उन्हें शेयरिंग कहते हैं। और जब वो बाल निकल आते हैं तो उनके अंदर जो उनके पे जो प्रोसेस अप्लाई होता है उसे हम कार्बोनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के दौरान जितने भी नेचुरल डस्ट लगे होते हैं, ग्रीस लगी होती है या फिर उसमें स्वेटिंग किसी प्रकार की होती है, कोई गंध होता है, तो वो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है।
तो ये कार्बोनाइजिंग प्रोसेस केवल ऊन के रेशों पर ही किया जाता है, किसी अदर फैब्रिक पे नहीं किया जाता है। तो इसमें बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा इसे साफ किया जाता है। तो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द कार्बोनाइजिंग प्रोसेस, यानी कार्बोनाइजिंग क्रिया के द्वारा बेसिकली उनमें से प्राकृतिक जो है चीजें, यानी कोई भी गंध है, स्मेल है, कोई ग्रीस है, किसी भी प्रकार की चीजें लगी हैं तो उन्हें कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के दौरान निकाला जाता है। सीजनिंग मीन्स होता है कि जब कपड़े की सीजनिंग में जो फॉर एग्जांपल जब कपड़ा बन के आता है, जब वो लूम से बाहर आता है तो वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता है, तो उसमें सीजिंग का प्रोसेस किया जाता है, यानी जो कपड़े हैं उन्हें झुलसाया जाता है, उन्हें आग के माध्यम से झुलसाया जाता है सो दैट वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड मुलायम एक फैब्रिक निकल के आ सके, वो सीजिंग होता है। कैलेंडरिंग में बेसिकली जो क्लॉथेस होते हैं उनमें कैलेंडरिंग की जाती है, जिससे कपड़े में एक शाइनिंग आ जाती है और कपड़ा चमक में आ जाता है, यानी उसके अंदर चमक आ जाती है। कैलेंडरिंग में बेसिकली कपड़े को सीधा भी किया जाता है, कपड़ा सीधा होता है जिससे उसके अंदर शाइनिंग एंड चमक डेवलप होती है। कैलेंडरिंग कैलेंडरिंग भी उसी का एक पार्ट है, कैलेंडरिंग के द्वारा भी कपड़े में शाइनिंग, चमक एंड कपड़े को स्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, which of the following food stuffed in good source of omega 3 fatty acid? So basically जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये बेसिकली जो फिश होती हैं, फिश जो गहरे पानी में ठंडी जली वाटर में जो फिश होती हैं उनके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में होता है। ऑप्शन आपका गिवन है मिल्क, फ्लैक्स सीड्स, एप्पल या फिर टोमेटो। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द अलसी के बीज। मिल्क में तो होता ही नहीं है आपका, जो सेब है, सेब बेसिकली इसमें डोपा होता है, डोपा होता है। डोपा से रिलेटेड भी मैं आपको जब डिटेल सेशन लूंगी वन बाय वन, जैसे एप्पल में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, ये सारी चीजें। टोमेटो में कौन सा पिगमेंट्स होता है, कौन से इसमें एंजाइम्स होते हैं, किस कारण से ये जो है इसका रेड कलर है। सो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, जो टमाटर या टोमेटो होता है इसमें बेसिकली लाइकोपिन होता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो रेड आपको दिखाई देता है। सेब में जो भूरापन आता है वो क्यों होता है। सो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल जब क्लास इसका वन बाय वन लूंगी तो उसमें मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक किसे कहा जाते हैं, यानी जो फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट है उन कौन माने जाते हैं। सो इसमें जो माने जाते हैं वो हमारे आ जाएंगे ये हॉल, स्टेनली हॉल, यानी यस जी स्टेनली हॉल। पियाजे हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी से आ जाते हैं, जिनमें उन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी इन्होंने दिया है। बंडूरा हमारे लर्निंग प्रोसेस को बताते हैं, कैसे बच्चा लर्न करता है। और मास्लो जो है आवश्यकता संबंधित सिद्धांत को बताते हैं, यानी नीड को आइडेंटिफाई इन्होंने किया है, नीड से संबंधित चीजों को बताया कि एक बच्ची को क्या क्या से कौन कौन सी नीड होती है प्रोसेस बाय प्रोसेस। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है आपका, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतरण है। तो अभी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कवर किया है, ट्विल वीविंग, सैटिन वीविंग, सादी बुनाई एंड लिनो बुनाई। सो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द प्लेन वीविंग, यानी सादी बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य जिसमें नए ऊतक का निर्माण और मरम्मत हो, यानी जो भी फॉर्मेशन हो, रिपेयर एंड न्यू टिश्यूज की न्यू टिश्यूज बने और उनका जो है मरम्मत भी हो, यानी साथ साथ में जो यदि वो किसी प्रकार से डैमेज हो गए हैं तो वो रिपेयर हो। बॉडी बिल्डिंग एंड रक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव, एंड नियामक या मनोवैज्ञानिक। तो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द शारीरिक बिल्डिंग, या सॉरी बॉडी बिल्डिंग, यानी शारीरिक सौष्ठव, सौष्ठव, यस। डेवलपमेंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, यानी विकास कैसा होना चाहिए। सतत प्रक्रिया, एकीकृत प्रक्रिया, दर में समरूपता या विशिष्ट से समान की, यानी स्पेसिफिक टू जनरल की हो। सो एज वी ऑल नो, जब भी हम किसी भी विकास की बात करते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, यानी उसके अंदर सततता होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन में अमीनो एसिड के साथ गैर प्रोटीन पदार्थ भी होते हैं। ऑप्शन आपके गिवन है
सिंपल प्रोटीन यानी साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन एंड पूर्ण प्रोटीन एंड अपूर्ण प्रोटीन। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 31st नंबर, यानी सिंपल है आपका, सिंपल प्रोटीन गिवन है, संयुग्मी प्रोटीन गिवन है, पूर्ण प्रोटीन गिवन है और आपका ये गिवन है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द संयुग्मी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, द पॉकेट ऑन फ्रंट ओपन वुमेन शर्ट इज स्टिचेस, यानी जो महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन की पट्टी होती है उसको किस प्रकार से सिला जाता है। ऑप्शन आपके गिवन है, दाएं से ऊपर बायां, बाएं से ऊपर दायां, कॉर्नर के ऊपर दायां, कॉर्नर के ऊपर बायां। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा राइट ओवर लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है, वाइटोगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, क्या कहलाती है। सहकारी अधिगम यानी कॉर्पोरेटिव लर्निंग, निर्देशिक सहभागिता, अंतः व्यक्ति निष्ठता एंड समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम और फॉस्फोरस के ऑब्जर्वेशन यानी अवशोषण के लिए। विटामिन डी, सी, डी, ए एंड के। सो बेसिकली जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा होता है विटामिन डी, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है। वार्डरोब की योजना किस आधार पे की जाती है, व्यवसाय, मौसम, अवसर और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एवन, यानी व्यवसाय, मौसम, अवसर इन सभी के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, जब सदस्यों को कम समय में कई कार्य पूरे करने होते हैं तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम, पीक लोड टाइम या फिर आपके क्रियाओं का अनुकरण या पीक लोड क्रियाएं होती हैं। सो जो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द पीक लोड टाइम। अब हर किसी का जो पीक लोड एक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। हो सके कि किसी, ये जो पीक लोड है वो कुछ इस तरीके से आपका दर्शाता है। हो सके कि आपका जो पीक लोड टाइम है वो मॉर्निंग में हो तो आपका जो पीक लोड टाइम मॉर्निंग में इस तरीके से अप करेगा। किसी किसी का, सबका जो भी कार्य करने का पीक लोड टाइम होता है वो अलग अलग होता है। किसी का मॉर्निंग में अधिक होता है, किसी का आफ्टरनून में या किसी का इवनिंग में। सो पीक लोड टाइम बताता है यानी आप कार्य की अधिकता को, जो भी आपने कार्य किया है वो कितना अधिक हुआ है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, किस समय जो है लागू किया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा को। 1953, 1954, 1955 एंड 1956। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 1953 में बेसिकली राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को लागू किया गया था। कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल से बेसिकली साथ सिला जाता है और बनाया जाता है। फुलकारी में जो कांच के टुकड़ों को बनाया जाता है, कसूती, सूबे, चोप एंड सीसेदार। सो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सीसेदार। अब इसको हम यहाँ पे डिकोड किया है मैंने। कसूती इज द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी स्टाइल फ्रॉम कर्नाटका यानी उत्तर प्रदेश। सो एज वी ऑल नो, इससे पहले भी मैंने सेशन लिया था तो मैंने कसूती ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो अभी आप नहीं देखे हैं तो वहां से भी देख सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी। कर्नाटका इंडिया से बेसिकली ये कसूती है। सो एज यू कैन सी, मैंने फिगर भी मेंशन किया हुआ है। जो कसूती की एम्ब्रॉयडरी होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, तो आप देख सकते हैं इसमें। अब कसूती एम्ब्रॉयडरी में कुछ स्टेजेस यूज की जाती हैं, यानी कुछ इसकी स्टेजेस हैं जो यूज की जाती है, जिसमें बेसिकली 4 टाइप्स की स्टेजेस यूज की जाती हैं, जिसमें हमारी आती है गावंती, मुर्गी, नेगी एंड मेंथी। सो इससे रिलेटेड बेसिकली जो है क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको आते हैं, यदि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। गावंती जो होती है वो कुछ इस प्रकार के स्टेजेस बनाती है, एज यू कैन सी इस तरीके की स्टेजेस क्रिएट करती है।
मुर्गी जो बेसिकली होती है वो जिगजैग की तरह जो है जिगजैग स्टिचेस क्रिएट करती है। नेगी में हम देख सकते हैं कि आप यहाँ से देखेंगे ये फर्स्ट एंड फिर ये आपके लाइन जो है एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं एंड देन फिर आपके कम हो जा रहा है। मेंथी बेसिकली कुछ इस तरीके से डायगोनल लाइन को क्रिएट करते हुए चल रही है। नेक्स्ट इसमें गिवन था आपका जो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया था वो था फुलकारी। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फुलकारी एम्ब्रॉयडरी इंक्लूडेड चूप, सुभर, सचिन, तिलपत्रा और घूंघट, बाग और आपका ये सारी जो आ जाती हैं वो हमारी फुलकारी एम्ब्रॉयडरी में आ जाती है। अब इसमें जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो पूछी जाती है उनके स्टिचेस से, यानी कौन कौन सी स्टिचेस फुलकारी में यूज किए जाते हैं। तो हेरिंग बोन स्टिच आपकी आ जाती है, रनिंग स्टिच आ जाती है, हॉलबेन स्टिच आ जाती है। तो आपको मैं बता दूं जो रनिंग स्टिच होती है कुछ इस प्रकार के रनिंग स्टिच लगाई जाती हैं और इसी को यदि डबल रनिंग स्टिच कह देता है तो ये डबल रनिंग स्टिच इस प्रकार से लगाई जाती है। तो जो हेरिंग बॉन स्टिच है इससे बेसिकली हम क्रिएट करते हैं अनयूजुअल डिजाइन एंड बॉर्डर्स और साथ ही साथ रनिंग स्टिच से भी अनयूजुअल डिजाइन कोई सी भी आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बॉर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और जो हॉलविंग स्टिच है उससे भी बॉर्डर एंड डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है बटन होल स्टिच, इससे भी बेसिकली अनयूजुअल डिजाइन एंड बॉर्डर क्रिएट किए जाते हैं। तो जो बटन होल स्टिच है ये भी बेसिकली फुलकारी में ही आपकी आ जाती है। सो मैंने यहाँ पे फिगर में मेंशन किया हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके की जो है फुलकारी की पेंटिंग की जाती है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है जो बिल्कुल भराव होती है, यानी पूरी तरीके से देखेंगे आप तो ये भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इसमें, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में है क्या है? कृषि और औद्योगिक विस्तार, पशु चिकित्सा, पशुपालन, कृषि एवं इंजीनियरिंग एंड ऑल ऑफ द एबव। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द प्रसार शिक्षा में बेसिकली कृषि, पशु चिकित्सा, एडल्ट एजुकेशन, ये सारी चीजें कृषि एवं इंजीनियरिंग सब आ जाती है हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ऑप्शन गिवन है, माता पिता से बातचीत सामग्री गिजू भाई बधिका द्वारा बनाई गई थी। ताराबाई मोदक ने समुदाय में रिक्त स्थान के भीतर शिक्षण केंद्र बनाए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रकृति में के मूल्य में विकास रखते थे एंड ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द, जितने भी आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है वो सब आपके करेक्ट है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रॉबिन्स फॉक्स ने नातेदारी के बनावट के सिद्धांत बताए थे कितने? ये बेसिकली यूजीसी नेट में इस तरीके के क्वेश्चन अब कम आने लगे हैं, पहले अधिक आते थे। 2, 3, 4 एंड 5। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बेसिकली 4 उन्होंने नातेदारी के सिद्धांत बताए थे रॉबिन फॉक्स ने। थर्मल सौर कैरियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हुए जाते हैं, यानी जिनमें हम हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं और हाई दबाव यानी प्रेशर भी उसमें दिया जाता है। ऑप्शन गिवन है डिस्पर्स डाई, मिनरल डाई, वेजिटेबल डाई एंड एनिमल डाई। सो मैंने डिस्पर्स डाई, मिनरल डाई, वेजिटेबल एंड एनिमल, इससे पहले जो सेशन लिया था मैंने उसमें मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द डिस्पर्स डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? पीरियड ऑफ चेंज, संक्रमण का काल, यथार्थता का काल एंड समस्याओं की बहुलता। सो जो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा दैट इज द थर्ड नंबर, यानी उसके अंदर जो है यथार्थता नहीं होती है, परिवर्तन होता है, संक्रमण होता है और समस्याओं की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता है? लक्ष्य निर्दिष्ट, जीवन प्रयत्न प्रक्रिया एंड सार्वभौमिक। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, उपरोक्त विशेषताओं का उपयोग करते समय कौन सा सही विकल्प है? सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द, तीनों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी लक्ष्य निर्दिष्ट, गोल गोल डायरेक्टिव होने चाहिए, जीवन प्रयत्न प्रक्रिया एंड यूनिवर्सल होनी चाहिए सबके लिए। सो ए, बी एंड सी आर द आंसर जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित हैं किस पे? बेसिकली विस्तार शिक्षा के सिद्धांत आधारित हैं रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट यानी रुचि के पर, या सहयोग एवं सहभागी करके सीखने पे, एवं ऑल ऑफ द एबव।
तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो सभी होगा, क्योंकि प्रसार जो शिक्षा होती है वो बेसिकली व्यक्ति के नीड को देखते हुए वो शिक्षा बनाई जाती है, और ये बेसिकली समाज के हित के लिए शिक्षा दी जाती है। इसमें आवश्यकताएं, नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, रुचियां भी देखी जाती हैं कि जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो इसमें रुचि ले रहे हैं कि नहीं। सहयोग एवं सहभागिता दिखाई जाती है, और हैंड ऑन डूइंग प्रैक्टिसेस भी सिखाई जाती है, यानी करके सीखने की इसमें जो है स्किल को डेवलप किया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट इसमें यदि इंट्रोड्यूस किया जाता है इसमें, तो बेसिकली उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है, सो दैट वे अच्छे तरीके से उसे यूज कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, निम्न में से हमें वित्तीय हानियों से सुरक्षा देता है, क्या देता है? सेविंग बैंक अकाउंट, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल संस्था यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द थर्ड नंबर, यानी जो इंश्योरेंस है वो हमें इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नमक में मिलाए गए आयोडीन का स्तर बेसिकली कितना होता है? 20 ppm से 50 ppm, 15 ppm से 40 ppm, 25 ppm से 65 ppm एंड 20 ppm से 80 ppm। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 50 ppm से लेकर के 40 ppm होता है एक आयोडीन का स्तर, जो बेसिकली सॉल्ट में मिलाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है आपके, औपचारिक संतुलन किस प्रकार के संतुलन का दूसरा शब्द है? तो जो फॉर्मल बैलेंस होता है वो किस प्रकार का दूसरा शब्द इसमें आता है? असमितिक, रेडियल, समितिक एंड ज्यामितिक। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सेमेटिक, यानी सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो भी औपचारिक संतुलन होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल, मील का पत्थर, मैच्योरेशन यानी परिपक्वता, या लर्निंग। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द मील का पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कैशिया छाल का उपयोग निम्नलिखित के मिलावट के लिए किया जाता है? किसके मिलावट के लिए बेसिकली ये जो कैशिया का छाल है उसका उसका उपयोग किया जाता है? कॉफी, टी, तेज पत्ता, या फिर हमारी सिनेमन। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द सिनेमन, यानी दालचीनी जो होती है इसमें बेसिकली कैसिया की छाल को मिलाया जाता है। सो आज हम केवल 50 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आपको यदि चीजें समझ आई होंगी, आई होप आप इसमें अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाए होंगे। तो आप इसे करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट जो भी स्टूडेंट है इसमें, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, वो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ पाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत इजीली से कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को डीपली समझना यानी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, सो दैट एज वी ऑल नो कि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहेगा तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो बहुत इजीली आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए जो भी इसमें ऑप्शन गिवन है उनको डिकोड करते हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।